वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 71। अगले दिन संडे था, पर आज ऑफिस में बहुत चहल पहल थी। क्योंकि आज इतने सालों बाद इत्र एंटरप्राइज के सभी मालिक बदलने वाले थे, इसलिए सभी एम्प्लॉय 7 फ्लोर पर आ चुके थे। बड़े से हॉल में सभी मेंटेन होकर मतलब सभी काले कोन में खड़े थे। किसी को नहीं पता था कि उनके नए बॉस किस तरह के होंगे। उन सबको पता था कि इत्र एंटरप्राइज के सभी मालिकों के बच्चे ही ऑफिस को संभालने वाले हैं। सब वहाँ खड़े थे। उन सबके कानों में आरुष के पापा की आवाज गुंजी। वही ऊपर स्टेज पर तन्मय के पापा, राज के पापा, विवेक के भाई और पापा, कबीर के पापा, आरुष के पापा जो स्टेज के बीच खड़े थे, माइक के पास बोल रहे थे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो आप सब इतने सालों तक इस कंपनी में लगे रहे। पर अब वक्त आ चुका है कि इस कंपनी को हमारी पीढ़ी आगे ले जाए। हम पांचों दोस्तों ने मिलकर इस कंपनी को बहुत सालों तक चलाया, पर अब से इस कंपनी के असली वारिस मेरे अपने इस कंपनी को और आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप सब ने मेरा साथ इतने सालों में दिया, वैसे इन बच्चों की हौसला बढ़ाए। थैंक यू। फिर आरुष के पापा के बोलने के बाद पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठी। तभी बड़े से दरवाजे से 5 नौजवान अंदर आने लगे। सभी एम्प्लॉय उन्हें देखकर पहचान गए। उन पांचों की उम्र अभी सिर्फ 21 साल थी, लेकिन वो सभी कितने मैच्योर थे ये उन सब के चेहरे से पता चल रहा था। सभी लोग साइड हो गए और उन्हें ग्रिट करने लगे। आरुष और उसके फ्रेंड ने आज सूट बूट में ऑफिस आए थे। वो सभी किसी बॉस से कम नहीं लग रहे थे। वो सभी चलकर स्टेज पर गए। आरुष के पापा ने सभी को उन पांचों इंट्रो करवाया। आरुष स्टेज के बीच आया और बोलना चालू किया। हेलो, मेरा नाम आरुष खुराना और इस ऑफिस का नया बॉस, पर मैं अभी खुद को बॉस नहीं कह सकता। मुझे और मेरे दोस्तों को आप सबकी ज़रूरत है। अभी हम पांचों को आप सभी से बहुत कुछ सीखना बाकी है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। आरुष ने अपनी बात खत्म की और सभी की तालियों की आवाज़ गूंज उठी। एक 45 साल का आदमी जो उन एम्प्लॉय के बीच से उन पांचों को देख रहा था, वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ। पांचों के फीचर्स कमाल थे। कुछ देर बाद सब अपने अपने काम में लग गए। इत्र कंपनी 10 एकड़ में फैली थी, जो काफ़ी लंबी इमारत थी। 10 एकड़ में फैली कंपनी कई डिपार्टमेंट में बटी हुई थी। आरुष HR डिपार्टमेंट में था, जबकि तन्मय सेफ्टी डिपार्टमेंट था। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में राज था। विवेक परचेज डिपार्टमेंट में था। कबीर MD की पोस्ट पर था। इन सभी डिपार्ट के अपने अपने काम है, जो आप सबको धीरे धीरे पता चलेगा। आज संडे के दिन आरुष, विवेक, राज, कबीर, तन्मय सभी काफ़ी बिजी थे, वरना वो सभी गर्ल्स के साथ उनके घर टाइम बिताते थे। रुचि कल से ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी, ये बात पांचों में से किसी को पता नहीं था। वो सभी घंटों तक काम को समझते रहे। इस बीच वो सब कुछ भूल गए थे। राधा, सानवी, मयूरी, मीत ने उन सब को कॉल किया, पर पांचों में से किसी ने कॉल पिक नहीं की। राधा, मयूरी, सानवी, मीत, आस्था सब परेशान थे। आज उन लोगों ने आरुष, विवेक, राज, कबीर, तन्मय सभी के पसंद का खाना बनाया था, पर उन पांचों में से किसी ने कॉल पिक नहीं की। रात के 9 बज गए थे। वो सभी वेट कर रही थी, पर उन सब में से कोई नहीं आया। सानवी ने आस्था को खाना खिलाकर उसे सो जाने को कहा। आस्था ने भी ध्यान रखते हुए उन सब की बातें मान गई। वो सभी सोफे पर बैठकर उन सबका वेट कर रही थी, पर उनमें से कोई नहीं आया। लगभग रात के 11 बज गए थे। अब वो सभी हार मानकर सोने चली गई। रात के 12 बजे जब घर की बेल बजी तो सानवी बाहर निकल आई और दरवाज़ा खोले या नहीं यही सोच रही थी
तब किसी मयूरी और मीत भी बाहर आ चुके थे। दोनों ने, एक ने बेलन लिया और दूसरे ने बेट, और दोनों दरवाजे के दोनों साइड छुप गए। सानवी ने धीरे से दरवाजा खोला तो सामने आरुष, राज, कबीर, तन्मय, विवेक खड़े थे। सानवी जब तक मयूरी और मीत को रोकती तब तक मीत और मयूरी मारने के लिए बाहर आई और जोर से चिल्लाकर मारने गई। उन दोनों को देखकर लड़के भी चिल्लाने लगे। उन सबकी आवाज़ इतनी तेज थी कि राध्या और आस्था भी जल्दी से बाहर आ गई। मीत और मयूरी बेलन और बेट हवा में लिए खड़ी थी। उन दोनों की बोलती बंद हो गई। वही कबीर और राज दोनों को घूर कर देख रहे थे। मीत मयूरी अपना थूक गटक गई। वो दोनों पीछे मुड़कर वहां से भागना चाहती थी, पर वो दोनों वहां से जा पाती उससे पहले कबीर राज ने उन्हें रोका। मीत और मयूरी वही जम गई। कबीर ने थोड़ा तेज बोला, ये क्या हो रहा था? तुम दोनों क्या हमारा खून करने वाली थी? मयूरी जल्दी से कबीर के पास आकर भोली सी शकल बना ली। वो हमें लगा कोई चोर आया है, क्योंकि रात के 12 बजे वही लोग आ सकते हैं। विवेक आगे आया और बोला, क्या बात है, आजकल के चोर घर की घंटी बजा कर आते हैं। विवेक की बात सुन मीत और मयूरी दोनों उसे घूरने लगी। विवेक डरकर किचन में चला गया। मीत ने बात को बदलने के लिए राज को घूरते हुए गुस्सा होकर बोली, पहले मेनू दसो कि तुम मेरा फ़ोन नहीं पिक किए। मैं तोनू पागल लगती हूँ? कब से हम सब तुम्हारा वेट कर रहे थे, पर तुमने एक मैसेज तक नहीं किया, और ये क्या हुलिया बना रखा है? किसी के बॉडीगार्ड बनकर काम कर रहे थे। मीत नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। राज बस सुन रहा था। विवेक किचन में खड़ा होकर हंस रहा था और पानी पी रहा था। आरुष राध्या के पास गया तो राध्या ने आरुष को इग्नोर कर आरुष से थोड़ा दूर हो गई। जब तन्मय सानवी के पास खड़ा हुआ तो सानवी भी गुस्सा होकर सीधा जाकर सोफे पर बैठ गई। विवेक मुंह में पानी भरकर आस्था को देख रहा था। आस्था ने अपने कमरे के बाहर से एक नज़र विवेक को देखा और अपने कमरे में चली गई। विवेक ने पानी गटक लिया और वो भी आस्था के पीछे चला गया। जब विवेक कमरे में पहुंचा तो आस्था कमरे की बालकनी में खड़ी बाहर देख रही थी। विवेक ने अपने काले कोट को उतारा और अपनी टाई ढीली कर अपनी स्लीव्स को ऊपर चढ़ा लिया। अब उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसने कोट को बेड पर फेंका और एक लंबी सांस लेकर आस्था के पास गया और पीछे से हक कर लिया। विवेक ने अपना सिर आस्था के कंधे पर रख अपनी आंखें बंद कर ली। आस्था विवेक के यूं हक करने से चौंक गई। वो कुछ करती उससे पहले विवेक ने कहा, प्लीज ये से ही रहो, बहुत थक गया हूँ। विवेक की आवाज में उसकी थकान पूरी थी, जिससे आस्था ने विवेक को आगे कुछ नहीं कहा। वो काफी देर तक वैसे ही रहे। विवेक धीरे से आस्था अलग हुआ और आस्था को अपनी ओर मुड़ाया। आस्था को चेहरे को गौर से देखने लगा। आस्था इन 2 सालों में बहुत शांत हो चुकी थी। आस्था पहले काफी चुलबुली हुआ करती थी, पर पहले की आस्था और अभी की आस्था में बहुत फर्क आ चुका था। अब आस्था अक्सर खामोश ही रहा करती थी। विवेक अभी भी आस्था को देख रहा था। आस्था के गाल पहले से भर गए थे, जिससे वो गोलू मोलू जैसी हो गई थी। विवेक ने आस्था के चेहरे को अपने हाथों से सहलाने लगा और उसके बालों को पीछे किया। आस्था ने विवेक के हाथ को पकड़ा और बोली, विवेक बस हो गया। विवेक ने अपने हाथ नीचे ले लिए। वो अब आस्था के खिलाफ और नहीं जाना चाहता था। वो चाहता तो जबरदस्ती आस्था को अपने पास रख सकता था, पर विवेक ये सब करके खुद को और नीचे नहीं गिराना चाहता था। वो दिल से आस्था को अपनाना चाहता था। विवेक ने अपने पॉकेट में एक छोटा सा बॉक्स निकाला और बॉक्स को खोल दिया। उस बॉक्स में एक छोटा सा लॉकेट था, जो काफी यूनिक था। हार्ड शेप था और बीच में एक रियल हीरा लगा हुआ था, जो नीला था। उस लॉकेट की कीमत लाखों में थी, जो विवेक ने आस्था के लिए बनवाया था, पर आस्था को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। विवेक आस्था को देख बोला,
मैं ये तुम्हें पहनाना चाहता हूँ। जानता हूँ तुम गुस्सा हो पर मैं अपनी गलती सुधार नहीं सकता। पर मैं इस तरह बैठ भी नहीं सकता। पति पत्नी ना सही एक दोस्त के तौर पर तुम्हें ये पहनाना चाहता हूँ। आस्था ने कुछ नहीं कहा, वो पीछे घूम गई और अपने बालों को एक साइड कर बोली तुम पहना सकते हो। विवेक ने आस्था की बात सुन खुश हो गया। वो थोड़ा आगे आया और आस्था को लॉकेट पहना दिया। आस्था विवेक के सामने घूमकर देखा और शांति से बोली, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए। मैं दुआ करूं कि वो तुम्हें हर खुशी दे, पर मैं कभी तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊंगी सिवाय आज के। मैं बस तुमसे एक वादा चाहती हूँ, भूल कर सब कुछ तुम आगे बढ़ो और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती हूँ। बोलो विवेक, वादा करोगे मुझसे कि तुम हमेशा खुश रहोगे और मेरे बारे में नहीं सोचोगे? विवेक, मैं एक साथ इतने सारे लोगों के मुंह से अपनी बेइज्जती नहीं सुन सकती। तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे हो, पर मेरा कोई वजूद नहीं, इसलिए भूल जाओ सब कुछ। विवेक, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी तुम्हें मुड़कर नहीं देखूंगी। एपिसोड 72। राध्या अपने कमरे में चली गई। आरुष राध्या का नाम पुकारते हुए उसके पीछे जाने लगा। राध्या, सुनो तो क्या हुआ है? अचानक राध्या रुकी तो आरुष उसे टकरा गया। वो राध्या को देखने लगा। राध्या आरुष की ओर मुड़ी और गुस्से में देखने लगी। आरुष राध्या को देख मासूम सी मुस्कान देने लगा। राध्या अभी भी वैसे ही खड़ी थी, जिससे आरुष चुप हो गया। राध्या आवाज में सख्ती से बोली, तुम्हारे पास फोन है? आरुष को राध्या की बात समझ नहीं आई। उसने बस हाँ में सिर हिलाया। राध्या ने बोला, उसे फेंक दो, क्योंकि कॉल करो तो तुम उठाते नहीं हो और मैसेज तुम सीन नहीं करते। आरुष किसी छोटे बच्चे की तरह सिर झुकाए राध्या की डांट सुन रहा था। राध्या आरुष को कुछ ना बोलते देख जाकर बेड पर बैठ गई। आरुष ने सिर उठाकर देखा तो राध्या मुंह सिकोड़कर बेड पर बैठी है। आरुष धीरे से जाकर राध्या के पास बैठ गया और राध्या के गालों पर किस कर दिया। राध्या फिर से आरुष को घूरने लगी। आरुष मुस्कुराकर राध्या को बोला, सॉरी, आज ऑफिस का पहला दिन था तो बहुत थक गया हूँ। काम की वजह से फोन साइलेंट पर था, पर अगली बार से ऐसा नहीं होगा। राध्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरुष को देखते हुए बोली, पक्का आज के बाद ऐसा नहीं होगा? आरुष ने राध्या के माथे पर किसकर बोला, पक्का ऐसा नहीं होगा। सानवी किचन में खाना गर्म कर रही थी। उसने तन्मय से कोई बात नहीं की। तन्मय किचन में सानवी के आगे पीछे चक्कर काट रहा था। ये पहली बार था जब सानवी उससे गुस्सा हुई थी। वो सोच रहा था, कैसे मनाऊं सानवी को, पर बेटा मनाना तो पड़ेगा, वरना पता नहीं कब तक ये गुस्सा रहे। तन्मय धीरे से सानवी के पास गया और बोला, सॉरी, पर सानवी ने नज़रअंदाज कर दिया। तन्मय ने सानवी को अपनी ओर मोड़ा और बोला, सॉरी, वो आज पहला दिन था, इसलिए सब कुछ जानने में टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। सानवी तन्मय को देख बोली, हो गया तुम्हारा, अब जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। तन्मय मुंह लटका कर जाने लगा तो सानवी बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तन्मय ये सुनते ही खुश हो गया और सानवी के गालों पर किसकर भाग गया। सानवी तन्मय को भागते देख मुस्कुरा दी। विवेक आस्था की बात सुन हैरान था। वो सानवी के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाना चाहता है, पर आस्था की बात से उसे बहुत दुख हो रहा था। विवेक आस्था को मनाते हुए बोला, पर आस्था, बस एक मौका चाहता हूँ तुमसे, तुम इस तरह सब कुछ खत्म कैसे कर सकती हो? और मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं छोड़ने वाला। विवेक की बात में एक रोब था। आस्था जो अपने आंसू को रोके हुए थी, उसके आंसू गिरने लगे। वो विवेक को शिकायत करते हुए बोली, तुम नहीं करते मुझे पसंद, अगर करते तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपने घर में नहीं रखते। तुम मुझे अपनाना चाहते तो कभी हमारी शादी को नहीं छुपाते। तुम बहुत बुरे हो, तुमने बस मुझे इस्तेमाल किया।
आस्था की शिकायत सुनकर विवेक को पता था उसने बहुत गलती की है। तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। विवेक आस्था के थोड़ा पास आकर उसे गले लगा लिया। आस्था फुट फूट कर रोने लगी। विवेक आस्था के सिर को सहलाने लगा। कुछ देर बाद आस्था शांत हुई तो विवेक बोला, चलो कुछ खाते हैं। तब आस्था ने सिसकते हुए जवाब दिया, मैंने खाना खा लिया। विवेक ने कुछ नहीं कहा। विवेक आस्था को अपनी गोद में उठा लिया तो आस्था विवेक को देखने लगी। विवेक आस्था को ले जाकर बेड पर लिटा दिया। आस्था विवेक को अभी भी देख रही थी। विवेक आस्था के पास बैठ गया और बोला, अब तुम सो जाओ। आस्था विवेक को देख फिक्र करते हुए बोली, पर तुम खाना नहीं खाओगे। विवेक आस्था की फिक्र देखकर खुश था कि आस्था अभी भी उसे कहीं ना कहीं प्यार करती है। कुछ देर में आस्था सो गई। विवेक बाहर आया तो खाना टेबल पर लग चुका था। वो सबके साथ बैठ खाना खाया। आज खाना उन पांचों की पसंद का था, इसलिए वो सभी पेट भर कर खाना खाए। कुछ देर बाद वो सभी अपने घर चले गए। अगली सुबह सभी गर्ल्स कॉलेज जा चुकी थी, जबकि थर्ड ईयर्स के सभी स्टूडेंट में से कुछ ही आते थे, क्योंकि ये समय सब अपने आने वाले कल की तैयारी में थे। जिस वजह से आरुष और उसके दोस्त बस अपने करियर पर ध्यान देने लगे थे और अब वो सब ऑफिस संभालने लगे और घर पर ही अपनी एग्जाम की तैयारी भी करने लगे। रुचि भी आज ऑफिस गई थी। वो बस आरुष के आसपास रहती थी, इसलिए उसने HR डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था ताकि वो आरुष पर नज़र रख सके। वक्त आने पर वो उन पांचों को अलग कर सके। उन सब में उसका साथ कोई और भी देने वाला था, जिसे आप आगे जानेंगे। रुचि आरुष के केबिन के बाहर खड़ी थी। उसने खुद को अच्छे से कैरी किया था। उसने दरवाजे पर नॉक किया तो बस आरुष ने कमिंग बोला। रुचि अंदर गई। उसने आरुष को कहा, गुड मॉर्निंग आरुष। आरुष ने अपना सिर फाइल से हटाकर रुचि को देखा तो रुचि खड़ी थी। आरुष ने उस पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि रुचि यहाँ काम करने वाली है। आरुष बिना कोई भाव के अपने फाइल में देखते हुए बोला, मिस रुचि, ये कॉलेज नहीं है, ऑफिस है, तो मैं यहाँ आपका बॉस हूँ, तो आप मुझे सर कहकर बुलाए। आरुष की बात में चेतावनी थी, जिसे रुचि ने थोड़ा कड़वेपन में मन में बोली, एक बार तुम्हें अपना बना लूँ, उसके बाद यहाँ की मालकिन भी मैं बन जाऊंगी। उसने एक झूठी मुस्कान देकर बोली, ओके सॉरी सर, अब गलती नहीं होगी। वो सिर, आज से मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, तो मैंने आपके सभी शेड्यूल तैयार कर दिए हैं। आरुष ने बस हम में जवाब देकर रुचि को जाने को कहा और अपने काम में बिजी हो गया। एपिसोड 73। दिन बीत रहे थे। देखते ही देखते 2 हफ्ते गुजर गए। इस बीच आरुष, कबीर, तन्मय, विवेक, राज हमारी गर्ल्स से नहीं मिले। काम और पढ़ाई की वजह से वो सभी काफ़ी बिजी हो गए थे। अगर कभी वो कॉलेज आते भी तो वो जल्दी से क्लास पूरी कर ऑफिस के लिए चले जाते। राध्या, सान्वी, मयूरी, मीत, आस्था अगर बात करने जाते भी तो वो सब वहाँ से तब तक जा चुके होते। विवेक कभी कभी आस्था से बात कर उसकी तबीयत पूछ लेता था, पर टाइम निकालकर आस्था के साथ समय नहीं बीता पाता था, जिस वजह से आस्था और डिस्टर्ब रहती। वो विवेक के साथ बैठकर सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी। वो बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट हैं, पर विवेक को कभी टाइम नहीं रहता था। यहाँ आस्था के साथ साथ राध्या, मीत, मयूरी भी परेशान थी, क्योंकि इन कुछ हफ्तों में आरुष, तन्मय, कबीर, राज सभी बहुत चेंज हो गए थे। वो कभी कैंटीन भी उन सब से मिलने नहीं जा पाते थे। कभी अगर ये लोग फ़ोन भी करे तो हमेशा कोई सेक्रेटरी ही फ़ोन पिक करता था। आज रात जब आस्था ने विवेक को कॉल किया तो विवेक उस वक्त नहा कर आया था। वो अपने बाल सुखाते हुए आया। उसने फ़ोन देखा तो उस पे आस्था का कॉल आ रहा था। विवेक ने जल्दी से फ़ोन पिक किया और बालकनी में चला गया। आस्था ने हेलो कहा तो सामने से आस्था ने कहा, कैसे हो तुम?
विवेक का मुस्कुरा दिया और बोला मैं ठीक हूँ, तुमने खाना खाया? तो आस्था ने हाँ मैं जवाब दिया। दोनों बात करने लगे। बात करते हुए आस्था ने विवेक को बस बहाने से पूछा, विवेक तुमसे एक बात पूछूं? तो विवेक बोला, ये कोई पूछने की बात है, पूछो। तो आस्था बोली, विवेक तुम बच्चों के बारे में क्या सोचते हो? विवेक को आस्था की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या मतलब? आस्था बोली, मैं पूछ रही थी, क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? विवेक आस्था की बात सुन बोला, मुझे बच्चे कुछ खास नहीं पसंद, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? आस्था को विवेक की बात सुन बुरा लगा। आस्था बोली, कुछ नहीं, वो मैं बोल रही थी कि अगर तुम्हें पता चले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुम क्या करोगे? आस्था ने विवेक की मन की बात जानने के लिए बस मजाक में पूछा, पर विवेक सीरियस होते हुए बोला, पहली बात ऐसा कुछ नहीं होगा, और ऐसा हुआ भी तो तुम अभी एक माँ बनने के लिए बहुत छोटी हो, इसलिए अभी से इन सब बेकार की बातों पर ध्यान मत दो। आस्था ने दोबारा कुछ नहीं कहा। दोनों ने कुछ देर बात की, उसके बाद फोन रख सो गए, पर आस्था अभी भी विवेक की बातें सोच रही थी। उसे डर लग रहा था, अगर विवेक को पता चला और उसने इस बच्चे को एबॉर्शन कराने को बोलेगा तो वो क्या करेगी, यही सब सोचते हुए आस्था सो गई। यहाँ एलिना को आस्था और विवेक के बारे में पता चल गया था। एलिना किसी भी कीमत पर आस्था और विवेक को एक नहीं होने देने वाली थी। कुछ दिन में सभी के एग्जाम चालू हो गए थे, इसलिए फिर लड़कियों ने भी बात करना बंद कर दिया। सभी पढ़ाई में लग गए। आने वाले तूफान से अनजान। एग्जाम के बहाने आरुष, राध्या, कबीर, मयूरी, राजमीत, तन्मय, सानवी, विवेक, आस्था बात कर लिया करते थे। धीरे धीरे वक्त बिता सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। यहाँ आरुष के मम्मी पापा केदारनाथ गए हुए थे। रुचि ने प्लान के मुताबिक सब कुछ रेडी कर लिया था, जिसमें एवा, रोरा, एलिना भी शामिल थे। उनका पहला शिकार आस्था बनी थी। आज के दिन विवेक ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी उसे खबर मिली कि उसकी मॉम का मार्केट से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर सुनकर विवेक शोक में था। वो तुरंत ऑफिस से भागकर हॉस्पिटल गया। यहाँ आरुष, कबीर, तन्मय, राज को भी खबर मिली तो वो सब भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गए। विवेक की मॉम को आईसीयू में रखा गया था। विवेक कांच के जरिए अपनी मॉम को देख रहा था। कुछ हो देर में आरुष, राज, कबीर, तन्मय भी वहां पहुंच गए। विवेक अपनी मॉम को देख रहा था, उसके आंखों से आंसू निकल गए। वो गिरने ही वाला था कि आरुष, तन्मय ने उसे पकड़कर संभाल लिया। वही शीना, विवेक की भाभी, भी वहां खड़ी रो रही थी। डॉक्टर विवेक की मां का इलाज कर रहे थे। कुछ टाइम बाद डॉक्टर बाहर आए। सब लोग जल्दी से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। आरुष बोला, कैसी है वो? सॉरी मिस्टर मित्तल, वो कोमा में हैं और उन्हें कब होश आएगा ये हम नहीं कह सकते। दिमाग में चोट लगने के कारण वो कोमा में चली गई। सब लोग परेशान थे। शीना बहुत रो रही थी। यहाँ विवेक के पापा के आंखों में जैसे अंधेरा छा गया था। इस हालत में आरुष, तन्मय, कबीर, राज, सब लोग उन सबको संभालने में लगे थे। वहाँ राज की फैमिली, तन्मय की फैमिली, कबीर की फैमिली भी आ गई थी। इतनी परेशानी में वो सभी उन्हें संभाल रहे थे। विवेक एक कोने में बैठा था। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने फोन खोलकर चेक किया। विक्की का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। उसने आस्था को मैसेज कर मरीन आने को कहा। यहाँ आस्था ने जब विवेक का मैसेज देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वो मरीन चली गई, जहाँ विवेक आस्था का वेंट कर रहा था। जब आस्था वहां पहुंची तो विवेक आस्था को देख और गुस्सा हो गया। आस्था ने नॉर्मल होकर पूछा, क्या हुआ विवेक, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? विवेक ने आस्था की बाहें कसके पकड़ ली, उसे अपने पास खींचकर गुस्से में बोला, तुम कितनी गिरी हुई हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे लायक हो? आस्था इस तरह विवेक को देख डर गई।
उसे विवेक का इस तरह बात करना बहुत बुरा लग रहा था। विवेक, मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है। पर विवेक ने आस्था को और तेज पकड़ लिया। क्यों, तुम्हें आजकल दूसरों का छूना बहुत अच्छा लगता है? सच कहूँ तो गलती की मैंने तुम्हारे प्यार में पड़कर, लेकिन ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अब से कभी मेरे सामने मत आना, वरना मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। विवेक की बात सुन आस्था को भी गुस्सा आ गया। उसने विवेक की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे काबिल क्या तुम मेरे काबिल नहीं हो? मुझे नहीं पता तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो, पर आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, ना कभी तुम्हारे पास आऊंगी। विवेक ने झटके से आस्था को छोड़ दिया। ठीक है, मैं भी कभी तुम्हारी ओर मुड़कर नहीं देखूंगा। इतना बोल विवेक वहां से चला गया। आस्था की आंखें भर आई और वो समुद्र के पास बैठकर रोने लगी। आस्था का दर्द और बढ़ गया। उसकी चीखें जैसे समुद्र के लहरों को और बढ़ा रही थी। एक बार फिर तुमने मेरे साथ धोखा किया। विवेक, क्यों क्यों हर बार तुम मुझे तोड़ देते हो? आस्था काफी देर तक रोती रही। उसके बाद वो घर गई। उसने घर जाकर सीधा अपने कमरे में चली गई। यहाँ हॉस्पिटल में आरुष, राज, कबीर, तन्मय विवेक को लेकर घर गए। धीरे धीरे सभी घर चले गए। बस विवेक के पापा ही हॉस्पिटल में थे। विवेक के पापा ने विवेक की मॉम को न्यूयॉर्क ले जाने चाहते थे, इसलिए वो जल्दी ही सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। उनके साथ शीना और विवेक के बड़े भाई भी जाने वाले थे। विवेक को यहाँ ऑफिस संभालनी थी, इसलिए विवेक इंडिया में रुक गया। उसके साथ एलिना भी थी, को उसे सहारा देने का दिखावा करने लगी। अगले 2 दिन में सब न्यूयॉर्क के लिए निकल गए। रात में एलिन अपने कमरे में थी। उसने रुचि को कॉल किया तो रुचि ने रोरा रीवा को भी कॉन्फ्रेंस पर ले लिया। एलिना बोली, तो अब किसका नंबर है? रुचि हंसते हुए बोली, अब मीत और मयूरी की बारी है। वो सभी अपने प्लेन को डिस्कस कर फोन रख दिया। अगले दिन सब ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे। तभी कबीर के फोन पर मैसेज आया, वो भी अननोन नंबर से। उसने देखा तो उसमें एक होटल का एड्रेस था, जिसमें मयूरी की कुछ फोटो थी। उसमें लिखा था, अगर तुम जानना चाहते हो तो जल्दी से इस होटल पहुंचो। उसने कुछ और फोटो सेंड की जिसमें मयूरी किसी लड़के से बहुत क्लोज थी। कबीर को पहले भरोसा नहीं था, पर धीरे धीरे कबीर का भरोसा डगमगाने लगा था। अब देखना है कि क्या मयूरी सच में कबीर को धोखा दे रही है। एपिसोड 74। जब कबीर दिए हुए एड्रेस पर पहुंचा तो वो जल्दी से लोकेशन पर पहुंचा जहां मयूरी थी। मयूरी एक लड़के के साथ डांस कर रही थी। उसने 1 पीस ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन रखी थी। वो लड़का मयूरी से हंसकर बात भी कर रहा था। कबीर ये देखकर ही आग बबूला हो गया। वो जाकर उस लड़के के गाल पर एक पंच मारा, जिससे वो लड़का सीधे जमीन पर गिर गया। कबीर मयूरी को खींचते हुए बाहर ले आया, कार में बैठाकर वहां से एक पहाड़ के पास गया। मयूरी अभी भी शोक में थी कि कबीर इतने गुस्से में क्यों है। यहाँ ऑफिस में तन्मय को भी मैसेज आया था, सानवी किसी लड़के के साथ है, और एक ऑडियो भी था, जिसे सुनकर तन्मय का गुस्सा बढ़ गया था। वो तुरंत सानवी की घर की ओर चल दिया। जब तन्मय घर पहुंचा तो उसने बिना नोक के दरवाजा खोला। सानवी को किसी लड़के ने अपनी बाहों में उठाया हुआ था। दरवाजा इतनी तेज खोलने की वजह से सानवी और वो लड़का उसे देखने लगे। सानवी कुछ बोलने जाती उससे पहले तन्मय ने सानवी को उस लड़के की बाहों से नीचे उतारकर खड़ा कर दिया और उसे लड़के को घूरते हुए बोला, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से जाओ, वरना यहाँ से तुम्हारी लाश बाहर जाएगी। वो लड़का कुछ बोलता पर तन्मय ने उसे धक्के मारकर बाहर निकालने लगा। सानवी तन्मय को रोक रही थी, पर तन्मय ने उसे निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। तन्मय गुस्से में सानवी के पास आया।
और सानवी के बाल को पीछे से पकड़कर अपने पास किया और आंखों देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें बहुत सीधा समझा था, पर तुमने तो अपने असली रंग दिखा दिया। क्या सोचा था तुमने मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? क्या वो तुम्हें मुझसे ज्यादा सेटिस्फाई करता है? तन्मय की बातें सुनकर सानवी को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके सम्मान पर उंगली उठा रहा है। आज तक किसी ने सानवी को इतने गंदे शब्द नहीं बोले थे, पर वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। सानवी ने कभी खुद को ऐसी सिचुएशन में नहीं पाया था। पहले तो वो तन्मय को समझाना चाहती थी, पर तन्मय के मुंह से सब सुनकर उसने कुछ नहीं कहा। अचानक तन्मय ने सानवी को सोफे पर पटक दिया। अचानक हुए इस बर्ताव से सानवी होश में आई। वो तन्मय को देख रही थी, जो कभी उसे एक खरोच नहीं आने देता था। वो सोच ही रही थी। उसके पैर का दर्द और बढ़ गया था, क्योंकि अभी कुछ घंटों पहले ही उसे चोट लगी थी। तन्मय नीचे झुका और सानवी के जबड़े को अपने हाथ से कस लिया और गुस्से में बोला, पैसों के लिए तुम मेरे साथ इतने दिन तक थी और ये भोले बनने का नाटक कर रही थी। तन्मय ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, अब तक तुम मेरे साथ खेल खेल रही थी। बहुत पसंद है ना लड़के, चलो आज मैं तुम्हें सेटिस्फाई करता हूँ। इतना बोलने के बाद तन्मय ने सानवी को किस करना चालू कर दिया। सानवी की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को छुड़ाने लगी, पर इन सब में तन्मय का गुस्सा और बढ़ गया था। तन्मय ने सानवी का चश्मा निकाल कर फेंक दिया। सानवी को अपने होठों पर बहुत दर्द हो रहा था, जैसे तन्मय उसके होठों को चबा रहा हो। अचानक सानवी ने ध्यान दिया, तब तक तन्मय ने सानवी की ड्रेस पीछे से फाड़ दी। अपने होठ सानवी के होठ से हटाकर उसके बेक पर आ गया और किस करते हुए उसके बेक पर काटने लगा। सानवी रो रही थी, उसने अब कोशिश भी बंद कर दी थी। अचानक तन्मय रुककर खड़ा हो गया। सानवी वैसे ही सोफे पर पड़ी हुई थी। तन्मय ने एक चेक निकाला और उसमें 25 लाख रुपए का साइन किया और सानवी के ऊपर फेंक बोला, इस ज्यादा मैं नहीं गिरूंगा। ये रही तुम्हारी कीमत, आगे चलकर मुझे कभी मत मिलना। तन्मय वहां से जाने लगा। आज उसके दिल में भी दर्द था। कैसा दर्द था उसे भी नहीं पता, सानवी से दूर जाने का या उसे इस हाल में छोड़कर जाने का। पर उसने जब उस लड़के के साथ सानवी को देखा तो उसका गुस्सा बढ़ गया। वो जाने लगा। सानवी ने पीछे से कहा, तन्मय वादा करती हूँ तुमसे अपने प्यार से, मैं अगर कभी तुमसे मिली तो उस वक्त मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक अनजान ही रहूंगी, कभी तुम्हें मुड़कर नहीं देखूंगी। तन्मय उस बात सुन रुक गया। वो बिना मुड़े बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें तुम्हारे और भी आशिक मिल जाएंगे। इतना बोल तन्मय वहां से चला गया। कबीर ने कार रोक दी। वो जाकर खींचकर मयूरी को बाहर निकाला। मयूरी ने काफी डरी हुई थी। पहली बार उसने कबीर को इतने गुस्से में देखा था। कबीर ने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, उसने मयूरी को ऊपर से नीचे तक देखा और एक कड़वी मुस्कान दिया। मयूरी का गला पकड़ लिया। मयूरी को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी। कबीर ने मयूरी को छोड़ दिया। मयूरी सीधे नीचे गिर गई। कबीर कार से पानी निकालकर उसे पूरा मयूरी के ऊपर डाल दिया। वो मयूरी के सामने बैठा और उसके बालों को खींचकर अपने सामने किया और बोला, कबीर सूर्यवंशी को धोखा देने वालों से सख्त नफरत है। क्या लगा तुम्हें तुम इस तरह के कपड़े पहनकर अपने आशिक से मेरे पीठ पीछे मिलोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? गलत किया तुमने मेरे साथ। तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं कि तुम कबीर को धोखा दो। मयूरी की आंखों में आंसू थे। वो पूछना चाहती है कि उसने ऐसा क्या किया जो कबीर इस तरह बिहेव कर रहा है। मयूरी को आज तक किसी ने सीरियस होकर भी नहीं डांटा था, भले से वो कितनी भी शैतान हो। पर आज कबीर ने उसका गला पकड़ा। वो रोना चाहती थी। कभी उसके पापा ने उस पर हाथ नहीं उठाया। पहले वो कबीर में अपने पापा को देखती थी,
पर आज उसका दम घुट रहा था। कैसे वो उस पर इल्ज़ाम लगा सकता है, जबकि ये ड्रेस खुद कबीर ने मेरे लिए भिजवाई है। मयूरी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लोग सही कहते हैं, प्यार मुकम्मल नहीं होता अगर उसमें विश्वास न हो तो। मयूरी ने बोलने के लिए अपने होठों को खोला। वो हकलाते हुए बोली, तुम कैसे बिना सबूत के मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकते हो। कबीर मयूरी को देख हंसा जैसे उसके सामने कोई बेवकूफ़ हो। उसने अपना फ़ोन निकाला और मयूरी के सामने कर दिखाने लगा। मयूरी उन फोटो देखकर मुस्कुरा दी। उसने कबीर को देखा। वो बोली, अच्छा तो तुम्हें पता चल गया कि हम तुम्हें धोखा दे रहे थे। कबीर मयूरी की बात सुन और गुस्से में आ गया। वो बोला, पैसों के लिए तुम गरीब कितना नीचे गिर जाते हो। मुझे बोल देती, मैं तुम पर अपनी पूरी दौलत उड़ा देता। तुम जैसे भिखारी के लिए मेरे पास बहुत कुछ था। मेरा अपना शरीर भी तुम पर निछावर कर देता। मयूरी को कबीर की एक एक बात बहुत चुभ रही थी, फिर भी उसने अपने चेहरे की मुस्कान नहीं जाने दी। कबीर, तो कहो अब हमें देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? हम भी किससे पूछ रहे हैं? तुम्हें हमें इतना कुछ जो दे रहे हो। मयूरी ने तंज कसते हुए कहा, बेइज्जती, हमारे स्वाभिमान को चूर करना, सबसे बड़ी बात हम पर हाथ उठाना। सुकून मिल रहा होगा ना तुम्हें? कोई नहीं, अगर तुम्हारा मन नहीं भरा तो हम खुद को तुम्हें सौंपते हैं। बताओ क्या करना चाहते हूँ? अभी तो बस एक ही चीज़ बाकी है, हमारी इज्जत जो तुमने मानसिक तौर पर ले ली। बस शारीरिक तौर पर हम तुम्हें वो नहीं दे पाए। कबीर मयूरी की ऐसी बात सुनकर और गुस्से में आ गया। उसने मयूरी के बालों को और कसके खींचा। मयूरी की दर्द से आह निकल गई। और कितना गिरोगी? मुझे इस तरह गिरी हुई लड़कियां पसंद भी नहीं है। तुम अपने जिस्म की नुमाइश कहीं और करना। उसने मयूरी को धक्का देकर गिरा दिया। खड़ा हुआ और बोला, आज के बाद अपनी शकल मुझे मत दिखाना। इतना बोल कबीर वहां मयूरी को अकेले छोड़कर चला गया। मयूरी वहां बैठकर रोने लगी। राज अपने कैबिन में बैठा फाइल्स देख रहा था। तभी उसके फ़ोन में भी किसी अननोन नंबर से मैसेज आया। राज अपना काम छोड़कर तुरंत रिवाना होटल की ओर निकल गया। वहां जाकर उसने रूम नंबर 506 में नॉक किया। सामने से किसी लड़के ने दरवाजा खोला। राज ने जब बिना शर्ट लेस लड़के को देखा तो तमतमा गया। उसने तुरंत उस लड़के को साइड कर अंदर गया तो मीत एक ब्लैक नाइट ड्रेस में थी जो बहुत रिवीलिंग थी। वो अभी सोई हुई थी। राज ये सब देख दंग रह गया। वो उस लड़के की ओर मुड़ा जो अपनी शर्ट पहन रहा था। राज इतने गुस्से में था कि वो सीधा उस लड़के के ऊपर टूट पड़ा। वो उसे बेरहमी से मारने लगा। आवाज़ सुनकर मीत की भी नींद खुल गई। जब वो सामने देखी तो उसने जाकर राज को रोका। वो लड़का मीत को देख बोला, गुड मॉर्निंग बेबी। मीत उस लड़के को जानती थी। वो उसे टैक्सी में मिला था। उन दोनों के बीच थोड़ी बात हुई। उसके बाद मयूरी को कुछ याद नहीं है। वो लड़का वहां से चला गया। राज मीत तरफ मुड़ा। वो काफी गुस्से में था। मीत बोली, राज वो मेरी बात सुनो। राज उसे बीच में रोककर बोला, और क्या सुनना बाकी? मैं तुम्हें अपनी आंखों से किसी और की बाहों में देख रहा हूँ और तुमने साबित कर दिया। छोटे लोग कितने गिरे हुए हैं। अच्छा, मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई। कितने लड़के के साथ ये से बिस्तर पर सो चुकी हो। तुम मेरी तो क्या किसी को डिसर्व नहीं करती। आगे से मुझसे कोई रिश्ता रखने की कोशिश मत करना। राज वहां से जाने लगा। मीत बोली, राज तुम ये से सब कुछ खत्म नहीं कर सकते। तो तुम क्या चाहती हो? अपनी लाइफ भी बर्बाद कर दूं तुम्हारी वजह से? राज वहां से जा चुका था। मीत वहां बैठकर रोने लगी। सब कुछ ठीक था, पर ये सब कैसे हो गया? और राज ने भी मुझे छोड़ दिया। आई हेट यू। तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। मीत वहां बैठकर बहुत देर तक रो रही थी। आरुष एक मीटिंग अटेंड कर रहा था।
जब रुचि उसे आकर बोली, सर वो आपके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें मुंबई लाया जा रहा है। आरुष सारे काम छोड़कर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा। उसने देखा तो उसके मॉम डैड को व्हीलचेयर पर ले जाया जा रहा था। वो खून से लथपथ हो गए थे। एक्सीडेंट सुन विवेक, कबीर, तन्मयराज भी वहां पहुंच गए। आरुष वहां बैठा रो रहा था। विवेक और बाकी सब उसे शांत करा रहे थे। आरुष के फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। वो बाहर जाकर कॉल पिक किया तो सामने से आवाज आई, अपने माँ बाप के कातिल के बारे में जानना चाहते हो तो आज रात मरीन के पास जो गार्डन है वहां आ जाओ। इतना सुनकर उस शख्स ने फोन काट दिया। आरुष जल्दी से कार लेकर उस जगह पहुंच गया। वो वहां खड़ा था, तभी उसके फोन पर मैसेज आया। उसने चेक किया तो वो वॉइस मैसेज था। आरुष ने जब वो सुना तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वो आवाज राध्या की थी। आरुष ने मैसेज देखा तो राध्या यही पास में थी। वो जल्दी से लोकेशन ट्रेस किया और राध्या के पास पहुंच गया। वहां वो दूर से राध्या की बात सुन रहा था। आरुष का दिमाग सोचने की समझने की शक्ति खो चुका था। उसे बस राध्या का वो वॉयस सुना रहा था। राध्या वहां खड़े दो लड़कों को पैसे देकर बोली, आप दोनों ने अच्छा काम किया। वो दोनों लड़के वहां से चले गए। राध्या वहां से जाने लगी तब तक आरुष उसके सामने आ गया। उसने राध्या को अपनी ठंडी निगाहों से देखा। वही राध्या आरुष को देख खुश हो गई। उसने आरुष को गले लगा लिया और बोली, आरुष आज ना हम बहुत खुश हैं। वो कुछ बोल पाती, आरुष ने उसे खुद अलग कर दिया और उसके गालों पर एक तमाचा मारा। राध्या खुद को संभाल पाती, पर वो गिर गई। आरुष ने राध्या कोई मौका दिए बगैर उसके जबड़े को पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे अपनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राध्या की आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आरुष को क्या हो गया है। राध्या आरुष की ओर देखते हुए बोली, पर आरुष मैंने क्या किया है? क्यों तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? आरुष बोला, इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे पेरेंट्स को मरवाने की कोशिश की है, मेरे पास सबूत भी है। राध्या आरुष को देख रही थी। वो बोली, आरुष तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम क्यों ऐसा करेंगे? पैसों के लिए मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। तुम ये पैसों के लिए कर रही हो। आरुष तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हारे थप्पड़ से कई गुना ठेस तुम्हारे इस घटिया इल्जाम से लगा है। रोते हुए बोल रही थी, पर आरुष को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोला, तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो, पर अब मैं अपनी लाइफ को ठीक करूंगा। शुक्र मनाओ कि मेरे मॉम डैड जल्दी होश में आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी लाइफ को जहन्नुम बना दूंगा। इतना बोल वो वहां से चला गया। पता नहीं इनकी सबके प्यार को किसकी नजर लग गई। राध्या घर आती है तो आज हर जगह बस खामोशी थी। मयूरी घर को देखती है। वो खड़ी होकर राध्या के पास जाती हैं और रोते हुए बोलती हैं, सब खत्म हो गया राधे, उसने हमें छोड़ दिया। सब हमारी गलती है। अच्छा खासा हम अपनी उन वृंदावन की गलियों में खुश थे, पर अब देखो बड़े शहर आने की सजा मिली है। राध्या मयूरी को गले लगा लेती हैं। आज रात उस घर में काटना सभी के लिए मुश्किल भरा था। मीत बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वापस अपने घर जाएंगे। सानवी बैठी बोल थी। वो खोई हुई बोली, क्या उन सब के लिए इतना आसान था खत्म करना? सानवी की बात सुन सब चुप थे। आस्था उनका हौसला बढ़ाते हुए बोली, इतनी जल्दी हार मत मानो, अभी तो लाइफ बहुत लंबी है। सब चुप थे। कल सुबह का इंतजार था। आज रात उस घर में काटना सभी के लिए मुश्किल था। सुबह 4 बजे सभी अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अभी सबका थर्ड ईयर कंप्लीट करना बाकी था, पर इस शहर में रहना सभी के लिए भारी था। सब ट्रेन पकड़कर अपनी अपनी घर की ओर निकल गए।
हाँ, कल से लिप की कहानी चालू हो जाएगी। तो अब मिलेंगे 5 साल बाद, तब तक अपना ध्यान रखिए। एपिसोड 75। 5 साल बाद। दार्जिलिंग। गोरा रंग, भूरी आंखें, गोल मटोल चेहरा, लगभग 4 साल का बच्चा पूरे घर में भाग रहा था। उसके पीछे एक लड़की खाने का प्लेट लेकर उसके पीछे भागते हुए बोल रही थी, अरमान रुक जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। नहीं मम्मा, पहले मुझे नूडल्स खिलाओ। मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा। ये कोई और नहीं बल्कि हमारी आस्था थी। और बच्चा आस्था और विवेक का बच्चा अरमान था, जिसे प्यार से आरू बुलाते हैं। आस्था भागते हुए आरू को पकड़ ली और बोली, कोई नूडल नहीं मिलेंगे, पहले सब्जी रोटी खाओ, वरना मैं इस बार आपकी सभी मौसीकी यहाँ आने से मना कर दूंगी। अरमान मुंह बनाकर बोला, अच्छा ठीक है, आप मुझे ये खिला दीजिए। आस्था अरमान के गाल खींचते हुए बोली, ये हुई ना बात। चलो जल्दी से खाना खाओ, फिर आज रात को खाने में आपकी की पसंद का खाना बनेगा। अरमान खुश होकर खाना खाने लगा। आस्था का घर छोटा पर अच्छा था, जैसे कि तमिल मूवी का घर हो वैसा घर। बीच में आंगन में सोफे, घर में 5 कमरे, एक किचन, बाहर छोटा सा गार्डन, उसमें सुंदर फूल। हर साल मयूरी, मीत, सानवी, राध्या दार्जिलिंग आया करती थी। इस बार भी वो लोग आने वाले थे। आस्था ने अरमान को तैयार कर स्कूल छोड़ने गई। आस्था एक स्कूल टीचर थी, वो अकेली अपने बच्चे को संभालती थी। पर जब हर साल 2 महीनों के लिए मयूरी, मीत, राध्या, सानवी आती थी, तो आस्था और अरमान दोनों खुश हो जाते थे, क्योंकि वो सभी मिलकर सब कुछ संभालती थी। आस्था दार्जिलिंग में रहती थी। पहाड़ी और हरियाली होने की वजह से सबके घर कस्बे जैसे थे। सुंदर लकड़ी के घर, सभी के घर थोड़ी दूरी पर थे, पर सभी एक दूसरे को पहचानते थे और सब लोग आस्था के दोस्तों को भी जानते थे। क्योंकि हर 2 महीने में राध्या सभी लोगों को डांस सिखाती और रात को अपनी लोरी से सभी घर के बच्चों को सुलाती, वही मयूरी, मीत आज भी वैसी थी। कस्बे के सभी बच्चों के साथ लुका छिपी खेलती। सानवी सभी गरीब बच्चों को हरियाली में पढ़ाती। हर साल की तरह इस साल भी आस्था से कस्बे के सभी लोग यही पूछते, कब आ रही है तुम्हारी दोस्त। रात का समय, मुंबई इत्र कंपनी में आज पार्टी थी, क्योंकि यहाँ के मालिकों को आज 5 साल पूरे हो गए थे और इन 5 सालों में कंपनी की ऊंचाई अपने शिखर पर पहुंच गई थी। कंपनी में बहुत चहल पहल थी। पार्टी इत्र कॉरपोरेशन में रखी गई थी, इसलिए कंपनी में एक बहुत बड़ा हॉल बनवाया गया था, जिसमें लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस खुशी के मौके पर सबको बस उन 5 हीरो की खोज थी जो अब तक वहां नहीं थे। अचानक सारी लाइट बंद हुई और एक स्पॉट लाइट सीढ़ियों पे खड़े उन 5 लड़कों पर गई, जो किसी मॉडल से कम नहीं थे। इन 5 सालों में वो सभी बस दिन रात रोबोट की तरह काम किए ताकि वो कंपनी को आसमान तक पहुंचा सके। दूर से देखने पर वो सभी के पास दुनिया की हर चीज थी, जो आमतौर पर किसी के पास नहीं थी, पर पास जाकर देखने पर वो उतने ही अकेले थे। पैसा तो बहुत था, पर कोई उनके आने पर तबीयत पूछे ऐसा अब कोई नहीं था। वो सभी सीढ़ियों से नीचे उतरे। वहाँ कई सारे बिजनेसमैन थे, जो अपनी बेटियों को भी वहाँ लेकर आए, ताकि उनमें से किसी को उनकी लड़कियाँ पसंद आ जाए। वो कोई और नहीं, हमारे हीरो थे, कबीर, आरुष, विवेक, राज, तन्मय। ये सभी अब 26 के हो चुके थे। कितनी छोटी उम्र में इन सब ने कंपनी को न्यू पहचान दिलाई। वो सभी सबसे हाथ मिलाए। कई लड़कियों ने उन 5 जो रिझाने की कोशिश की, पर उन सब ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। पार्टी में सभी ने उन्हें बधाई दी। कुछ देर पार्टी में रहने के बाद वो सभी बाहर आ रहे थे, तो हर न्यूज चैनल के लोग ने उन्हें घेर लिया, पर बॉडीगार्ड ने उन्हें सामने से हटाया। आरुष ने ड्राइवर से चाबी ली और 5 कार में बैठ गए। कुछ देर में वो सभी वहां पहुंचे जहां कभी गर्ल्स रहा करती थी।
कबीर ने चाबी लेकर दरवाजा खोला। वो सभी अंदर आ गए। वहाँ इतना अंधेरा था। विवेक ने लाइट चालू की। वहाँ पर सब कुछ वैसा था जैसा शुरू में था। उन लोगों ने उस घर का एक तिनका भी नहीं लिया, यहाँ तक कि जो गिफ्ट कभी उन सबने गर्ल्स को दिए थे वो भी उसी घर में था। वो पांचों ने अपने कोट को उतार कर फेंक दिया। वो सभी हाइट में थोड़े बड़े और सभी ने जिम कर अपनी बॉडी बना ली थी। सब लोग सोफे पर बैठ गए। उन सब की फैमिली अब न्यू वर्क शिफ्ट हो गई थी। सभी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, था तो बाद अकेलापन। कबीर बोला, क्या उन सबको इन 5 साल में हमारी याद नहीं आई? अगर एक बार वो बोलती सब झूठ है तो मैं आज भी उसे अपना लेता, पर वो सब कुछ खत्म कर यहाँ से चली गई। हमें बर्बाद करने आई थी और जब एक बार हमें खत्म कर वो चली गई। राज बोला। आरुष के आंखों में सुनापन था, पर वो सभी आज भी नफरत करते थे। सब लोग वहां बैठकर शराब की बोतल खोल एक पैग लगाते गए। वो सभी पैग लगाते हुए वही सो गए। अगली सुबह पांचों कंपनी के लिए निकल गए। सभी एम्प्लॉय उन्हें ग्रिट कर रहे थे। अपने अपने कैबिन में जाकर सब काम में लग गए। तभी आरुष की सेक्रेटरी आई, रुचि। वो आकर बोली, सर आपने जो नया बिजनेस दार्जिलिंग में चालू किया है वहाँ का काम किसी एक्सपीरियंस को देखना होगा, क्योंकि प्रॉफिट बहुत कम है। आरुष ने कुछ नहीं कहा। रुचिका वहाँ से चली गई। इन 5 सालों में रुचि ने आरुष को हर तरह से अपना बनाने की कोशिश की, पर आरुष ने उसे सख्त वार्निंग दी थी कि वो उससे दूर रहे वरना वो उसे कंपनी से निकाल देगा, जिस वजह से रुचि अभी आरुष से दूर रहा करती थी। आरुष ने दार्जिलिंग वाली फाइल उठाई और पढ़ने लगा और फाइल को रख दिया। आरुष के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जब से राध्या उसे छोड़कर गई थी तब से वो बस अपने तकलीफ से निकलने के लिए काम में बिजी रहता था। वही हाल बाकी बॉयज का भी था। वो सभी अब काम में बिजी रहते थे ताकि उन्हें लड़कियों की याद ना आए। एपिसोड 76। आज अरमान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो जानता था कल उसकी मौसी आने वाली है। आस्था जो सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी, अरमान आस्था के पास आकर अपनी तोतली आवाज में बोला, मम्मा कल मोची आ रही है, क्या वो मेरे लिए गिफ्ट भी लाएंगी? आस्था अरमान को अपनी गोद में लेकर बैठा दी और बोली, बेबी आपकी सभी मौसी आपके लिए अच्छे गिफ्ट लाएंगी। अरमान आस्था की गोद में खड़ा होकर उसे किस कर लिया। हर छुट्टी में आस्था अरमान की लेकर वृंदावन या आगरा या हरियाणा जाती थी, क्योंकि सभी दोनों को बहुत प्यार करते थे। मुंबई में रात के वक्त आरुष, विवेक, राज, कबीर, तन्मय ने एक बड़ा सा विला खरीदा था जिसकी कीमत अरबों में थी, जो मरीन के पास था, जहां बहुत शांति रहती थी। इसलिए पांचों रोज रात को बड़ी सी बालकनी में लगे सोफे पर बैठकर वहां से समुद्र की लहरों को देख रहे थे। आरुष बोला, दार्जिलिंग में काम को लेकर कुछ इशू चल रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ हम वहाँ चलते हैं। ये से टूर भी हो जाएगा। वैसे भी 5 साल से हम बस एक ही जगह पर है। आरुष की बात में सब जाने को तैयार हो गए। सभी अपने अपने कमरे में चले गए। आरुष अपने कमरे में लेटा राध्या के ख्यालों में गुम था। वो मन में बोला, 5 साल हो गए राध्या, क्या तुम्हें जरा सी भी मेरी याद नहीं आई? क्यों किया था तुमने वो सब? कितना अच्छा था वो सब, पर सब कुछ जैसे गायब हो गया। मेरी खुशियाँ भी। तन्मय के कमरे में तन्मय सोफे पर बैठा गहरी सोच में था। उसे सानवी के साथ वो लास्ट मोमेंट याद आ रहा था, कैसे उसने उसे ट्रीट किया था और 25 लाख का चेक उसके मुंह पर फेंका था। तन्मय ने अपना फोन निकाला और सानवी की फोटो देखने लगा। क्या तुम अभी भी उन्हीं चश्मे लगाती हो? अगले 2 दिन में सब दार्जिलिंग जाने वाले थे।
अगले दिन सुबह 9 बजे आस्था के घर की घंटी बजी। आस्था ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मीत, राध्या, मयूरी, सानवी खड़े थे। आस्था उन्हें देख खुश हो गई। वो जल्दी से सबके गले लग गई। आस्था ने सबको अंदर आने का रास्ता दिया। अरमान आंख मिचते हुए बोला, मम्मा कौन आया है? जब उसने सामने देखा तो जल्दी से जाकर राध्या के गले लग गया। राध्या ने उसे गोद में उठा लिया। राध्या ने उसके गालों पर किसकर बोली, कैसा है मेरा बच्चा? अरमान बोला, मैं ठीक हूँ मौसी। वो जल्दी बाकी सब से मिला। लास्ट में मयूरी के पास गया और बोला, कैसी हो बुधू मौसी? मयूरी उसके ऐसा बोलने से चिढ़ गई और बोली, रुको छोटे छटन के, तुम्हें तो हम बताते हैं। हम तुम्हें कहाँ से बुधू लगते हैं? दोनों पूरे घर में दौड़ने लगे। आस्था बोली, जल्दी से तुम सब फ्रेश हो जाओ, फिर कुछ खाकर आराम करना। वो सभी चले गए। कुछ देर बाद सभी सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। राध्या बोली, कैसी हो तुम आस्था? मैं ठीक हूँ। दिन भर इस बदमाश को संभालते टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मीत को सब देखने लगे क्योंकि वो जब से आई थी तब से चुप थी। मयूरी बोली, क्या हुआ तुम्हें, इतनी चुप क्यों हो? मीत परेशान थी। वो बोली, वो बीजी और पापाजी मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। राध्या ने मीत का हाथ पकड़ बोली, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, एक ना एक दिन शादी तो करनी है। पिछली बातों को भूलकर नई शुरुआत करो। जो वो सोचेंगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये समझो, प्यार कभी था ही नहीं। अगर होता तो उसमें विश्वास होता, पर कुछ नहीं था। इसलिए बीती बातों को भूलकर खुद को आज़ाद कर दो। अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। मीत ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तब सानवी सबका मूड ठीक करने के लिए बोली, इसी बात पर क्यों न आज राध्या के हाथों का गाजर का हलवा खाए। राध्या नाटक बनाते हुए बोली, हम क्यों बनाए, जो पहले शादी करने वाला है वो बनाए। तभी अरमान दौड़कर आते हुए बोला, राध्या मौसी मुझे भी गाजर का हलवा खाना है। राध्या बोली, तो तय रहा, अगर मेरे अरु ने कहा है कि उसे हलवा खाना है तो मैं हलवा बनाऊंगी। अरमान खुश होकर ताली बजाने लगा। सब उसे देख खुश थे। राध्या सबके लिए खाना बनाने चली गई। लड़कियां ने भी अच्छी पाई की, पर उन लोगों ने कभी किसी कंपनी में खुद की काबिलियत को साबित करने नहीं गए। कारण ये था कि पूरे देश के सभी कंपनी इत्र कॉर्पोरेशन के अंडर हो चुकी थी और उन्हें अब लड़कों को देखने का भी मन नहीं था। इसलिए इन पांचों ने खुद को छोटी मोटी नौकरी में ढाल लिया था। ये सभी नहीं चाहती थी कि कभी इनके सामने इनके वही सो कॉल्ड प्यार आकर खड़े हो जाए। जितनी नफरत वो सभी करते थे, उससे कहीं ज्यादा नफरत ये सभी उन लोगों से करती थी। राध्या ने सबके लिए खाना तैयार किया और सब खाकर सोने चले गए। अगले दिन सुबह पांचों हीरो अपने प्राइवेट जेट में बैठकर दार्जिलिंग की ओर चल दिए। कुछ घंटों के सफर के बाद वो सभी वहां पहुंच गए। उनके लिए होटल में कमरा पहले से बुक हो गया था। जब वो सभी पहुंचे तो दार्जिलिंग की हवाएं मुंबई की हवाओं से काफी अच्छी थी। एक राहत था जो मुंबई जैसे शहर में कभी नहीं रहता, पर उन्हें काफी अजीब लग रहा था, जैसे उनका अपना कोई इसी शहर में है। कुछ देर में वो सभी होटल पहुंचे। उसके बाद फ्रेश होकर खाना खाने गए। वो सभी होटल से अटैच उस पहाड़ के पास थे जहां लोग दूर दूर से फोटो लेने आते थे। कुछ देर वहां वक्त बिताने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। एपिसोड 77। आरुष, विवेक, राज, कबीर, तन्मय सभी कंपनी पहुंचते हैं। अचानक अपने बॉस को यहाँ देख सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। वो पांचों पूरा दिन बिल्डिंग के काम को लेकर डिस्कस करते हैं। शाम का मौसम काफी खूबसूरत था। विवेक चारों के पास आकर बोलता है, चलो दार्जिलिंग के पहाड़ों के पास घूम कर आते हैं। यहाँ आकर पहाड़ पर नहीं घूमे तो क्या घूमे। सबको उसकी बात सही लगती है। सब लोग वहाँ से पहाड़ की तरफ आ जाते हैं।
वही अरमान कब से मयूरी को पटाने में लगा था ताकि वो उसे घुमाने ले जाए। मौसी कल के लिए सॉरी ना, प्लीज चलो ना, पहाड़ों पर घूम कर आते हैं। मीत एक शैतानी मुस्कान के साथ अरमान को देखती है और बोलती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बच्चों में तुम्हें तब ले चलूंगी जब तुम मुझे रात 12 बजे तक मम्मा बुलाओगे, बोलो मंजूर है। हमारा अरमान भी कहा था। वो भी अपने दिमाग के घोड़े दो दौड़ाते हुए बोला, ठीक है, मैं आपको मम्मा बोलूंगा, पर आपको बिल्कुल अच्छी मम्मा की तरह तैयार होना होगा। तो जल्दी से साड़ी पहनिए और बिंदी और चूड़ी भी, फिर आप मेरी असली मम्मा लगोगे। दोनों एक दूसरे को डील करने में लगे हुए थे। लास्ट में मयूरी अरमान की बात मानकर तैयार होने जाने लगी और आस्था को सुनाते हुए बोली, तुम्हारा बेटा राक्षस है। बदले में आस्था बोली, जब वो पैदा होने वाला था उस वक्त तुम ही मेरे सामने अजीब सी हरकत करती थी, इसलिए वो तुम पर गया है। मयूरी मुंह बनाकर तैयार होने चली गई। कुछ देर में आस्था ने एक सिंपल रेड साड़ी पहनी, खुले स्ट्रेट बाल, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ी। एक बार में किसी को भी धोखा हो जाए, जैसे मयूरी की नई शादी हुई हो। अरमान बोला, वाओ मौसी, आप तो बहुत छछूंदर लग रहे हो। अरमान की बात सुन सब लोग हंसने लगे। मयूरी उसे घूरते हुए बोली, उसे छछूंदर नहीं सुंदर कहते हैं छुटकू, और अब हम तुम्हारी मम्मी है तो अच्छे बच्चे की तरह हमारी सारी बात मानना। अरमान भी जल्दी से जाकर मयूरी का हाथ पकड़ लिया। दोनों ने सबको बाय किया और पहाड़ की ओर निकल गए। वही विवेक, राज, कबीर, तन्मय, आरुष भी पहुंचकर पहाड़ों पर घूम रहे थे। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिस पे हरियाली छाई हुई थी। कई लोग इन पहाड़ की चोटी से अपने प्यार का नाम चिल्लाते थे। जब वो आवाज दूसरी बार आए तो समझो आपका प्यार आपको मिलता था। इसलिए कई लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ यहाँ आते थे। आरुष, विवेक, राज, कबीर, तन्मय वहां खड़े होकर सभी को देख रहे थे। उन्हें भी अपने वही पुराने दिन याद आ रहे थे। यहाँ अरमान ने पहाड़ों पर आइसक्रीम वाले को देखकर बोला, मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है। मयूरू पहले तो उसे मना करने वाली थी, पर मम्मा सुनकर वो मान गई। अरमान जल्दी से मयूरी का हाथ छुड़ाकर आइसक्रीम वाले के पास चला गया। मयूरी उसे ये से भागते देख बोली, आराम से जाओ, ठेले वाला कहीं भाग नहीं रहा है। पर अरमान बिना सुने सीधे आइसक्रीम लेकर वहां से दौड़ने लगा। मयूरी जब तक ठेले वाले को पैसा देती तब तक अरमान वहां से गायब हो चुका था। वो अरमान को ढूंढने लगी क्योंकि शाम के वक्त वहां काफी लोग घूमने आते थे। यहाँ अरमान भागते हुए जाकर एक आदमी से टकरा गया, जिससे उसे धक्का लगा और वो एक बच्चे के साथ नीचे गिर गया। उस बच्चे के हाथ में जो आइसक्रीम थी वो नीचे गिर गई और अरमान के हाथों में जो थी वो भी गिर गई। वो बच्चा अरमान के ऊपर गिरा था, इसलिए उसे चोट नहीं लगी, पर अरमान के हाथों में खरोंच लग गई थी। जिस आदमी से अरमान टकराया था वो कोई और नहीं विवेक था। विवेक ने जल्दी से दोनों को खड़ा किया। वो दूसरे बच्चे की मॉम वहीं पर थी, इसलिए वो अरमान को डांटते हुए बोली, ये बच्चे देखकर चलना नहीं आता क्या? विवेक उन्हें देख बोला, बच्चा है, गलती से हो गया होगा। पर वो लेडी बोली, अरे साहब आप ये से बच्चों को नहीं जानते, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। विवेक, आरुष, राज, कबीर, तन्मय को उस औरत पर गुस्सा आ रहा था। विवेक तो अरमान को देख रहा था, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। अरमान खड़ा चुपचाप उन आंटी की बात सुन रहा था। वो औरत बोली, ये बच्चे दिखाई नहीं देता क्या? मेरे बच्चे की आइसक्रीम गिरा दी, अब क्या तू उसे दिलाएगा? पर अरमान अपना सिर नीचे किए खड़ा था। वो औरत अरमान पर हाथ उठने गई, पर पीछे से आवाज आई, कोशिश भी मत करना। ये मयूरी थी। मयूरी की आवाज सुन सब पीछे मुड़े। कबीर मयूरी की आवाज सुन उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई।
यहाँ कबीर के साथ साथ आरुष, विवेक, राज, तन्मय, भू हैरान थे। मयूरी ने अभी उन पांचों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मयूरी को ऐसे सुहागन की तरह तैयार देख कबीर को डर लग रहा था। कहीं उसने शादी तो नहीं कर ली। कबीर मयूरी को ध्यान से देख रहा था, जो अब एक जवान लड़की लगती थी। पहले वो एक टीन एज लड़की लगती थी, पर अब मयूरी का शरीर पहले से काफी भर गया था। वो कोई मैच्योर गर्ल लगने लगी थी। मयूरी चलकर उस औरत के पास आई। उसने अभी उन पांचों को देखा नहीं था, जबकि वो सब उसे ही देख रहे थे। मयूरी बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की? वो औरत बोली, क्योंकि इतने बड़े मैदान में अपने बच्चे को अकेला छोड़ती हो। ऊपर से तुम्हारे बच्चे ने मेरे बेटे की आइसक्रीम गिरा दी, इसलिए मैं उसे सबक सिखा रही हूँ। क्यों ये मैदान आपके बाप का है और हमारे बेटे पर किसी ने उंगली भी नहीं उठाई, और आप होती कौन है हमारे बच्चे पर हाथ उठाने वाली? और क्या कहा आपने? आपके बेटे की आइसक्रीम मेरे अरू की वजह से गिरी ना? मयूरी ने अपने पर्स से पैसे निकालकर उस औरत के हाथ में रख बोली, जाए अपने बेटे को दिला दीजिए, और आगे से हमारे तो क्या किसी बच्चे को मारने की कोशिश मत करना। वो औरत पैर पटक कर अपने बच्चे के साथ वहां से चली गई। मयूरी ने अरमान को देखा, जो आंखों में आंसू लिए खड़ा था। वो कभी भी रो सकता था। मयूरी उसे देखा, मुस्कुराई और बोली, अरे बस, वरना हम तुम्हें दूसरी आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे छुटकू। चलो हमारे पास आओ। अरमान जल्दी से जाकर मयूरी के पैरों पर लटक गया। मयूरी नीचे बैठ गई और बोली, चोट लग गई क्या? अरमान ने आंखों में आंसू लेकर हाँ में सिर हिलाया। मयूरी ने उसके आंसू पोंछे और बोली, अगर तुम ये से रो दोगे तो हमसे लड़ोगे कैसे? चलो हम तुम्हारे लिए दवाई लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आपकी पसंद की चीज खिलाऊंगी। अरमान खुश हो गया। उसने मयूरी के गालों पर किस कर बोला, आप बहुत मच्छी हो। मयूरी ने अपना सिर पीट लिया और बोली, उसे अच्छी कहते हैं, मच्छी नहीं। अरमान पीछे मुड़ा और बोला, थैंक यू अंकल। अब जाकर मयूरी ने कबीर और बाकी सबको देखा, पर उसने बस एक नज़र उन सबको देखा और अरमान को बोली, अरू चलो। अरमान मयूरी के साथ जाने लगा। कबीर अभी भी हैरान था। आज उसका दिल सच में टूटा था। उसने मयूरी को एक बच्चे के साथ देखा था, वो भी एक सुहागन की तरह थी। मयूरी ने उसे ये से इग्नोर किया जैसे वो उसकी लाइफ में कभी था ही नहीं। मयूरी जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखा। उसके आंखों में आंसू थे। इतने सालों बाद कबीर को अपने सामने देखकर कितना चेंज हो गया है। उसने वो सब सोचा और कड़वी मुस्कान के साथ अपने आंसू पोंछे और अरमान को लेकर वहां से चली गई। कबीर मयूरी से पूछना चाहता था क्यों उसने ऐसा किया, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। आरुष, विवेक, राज, तन्मय कबीर के दिल का हाल समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि अगर मयूरी ने शादी कर ली है तो राध्या, मीत, मयूरी, आस्था, सानवी भी शादी कर चुके हैं। एपिसोड 78। मयूरी वहां पर कुछ देर खिलाकर अरमान को घर ले आई थी। जब से उसने कबीर को देखा था, तब से उसका दिल बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी वही पुरानी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। अब तक सब कुछ ठीक था, पर सब लोगों का एक बार फिर से साथ आना, बहुत कुछ होने वाला था। मयूरी घर आकर सीधा कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर ली। सानवी, आस्था, मीत, राध्या को कुछ गड़बड़ लगी। सानवी ने अरमान से पूछा, अरू ये मौसी को क्या हुआ? अरमान, जो फोन में गेम खेल रहा था, वो बिना सानवी को देखे बोला, एक आंटी ने मुझे डांटा तो मौसी ने उनसे लड़ाई करी और उन्हें सबके सामने बहुत डांटा। फिर अरमान सानवी को देख बोला, मौसी? मयूरी, मौसी तो बहुत मच्छी है। सानवी बोली, बुद्धू वो अच्छी होता है, मच्छी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं सीख लूंगा।
यहाँ विवेक, कबीर, राज, आरुष, तन्मय सब लोग जाकर एक रेस्टोरेंट गए थे। कबीर तब से चुप था जब से उसने मयूरी को देखा था। वो चाहकर भी मयूरी को अपने ख्यालों से नहीं निकाल पा रहा था। वही जब से विवेक ने अरमान को देखा था, उसे वो अपना सा लग रहा था। विवेक को याद है, जब वो छोटा था तब वो भी कुछ कुछ उस बच्चे जैसा दिखता था। आरुष बोला, कबीर क्या तुम ठीक हो? कबीर आरुष की बात सुन होश में आया। कबीर ने एक फीकी सी मुस्कान दी और बोला, क्या फर्क पड़ता है, मैं ठीक हूँ या नहीं। वो आगे बढ़ गई तो सच में कुछ नहीं बचा। आज मुझे अपने सीने में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो नफरत करता था, पर ये दर्द क्यों हो रहा है? क्या सब कुछ इतना आसान था उसके लिए कि उसने किसी और से शादी कर ली? और जिस तरह वो उस बच्चे के लिए लड़ रही थी, ये से तो कोई माँ ही अपने बच्चे के लिए लड़ सकती थी। जानता हूँ सब कुछ एक्सेप्ट करना है, पर नहीं कर पा रहा हूँ। सब कबीर की तकलीफ समझ रहे थे, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। तन्मय सोच रहा था, अगर मयूरी यहाँ है तो क्या सानवी अभी भी उसके कांटेक्ट में है? सारे लड़के होटल में बैठे कबीर को दिलासा दे रहे थे, पर उन्हें खुद डर था, कहीं बाकी लड़कियों ने शादी तो नहीं कर ली। उनमें से किसी ने भी ठीक से खाना नहीं खाया और होटल चले गए। यहाँ मयूरी ने खुद को नॉर्मल किया और कपड़े चेंज करके बाहर आ गई। मीत बोली, मयूरी की हो या तोनू? मयूरी बोली, हमें क्या होना है, आज इस छुटकू ने हमें बहुत परेशान किया। वो अरमान को आंख दिखाते हुए बोली। अरमान बोला, मैंने क्या किया, आप ही जंगली बिल्ली की तरह उन आंटी से लड़ रही थी। मयूरी शोक होते हुए बोली, क्या कहा जंगली बिल्ली? अगर हम तुम्हें नहीं बचाते तो आज तुम्हारा काम उस आंटी ने तमाम कर दिया होता। तुम्हें तो हमें शुक्रिया करना चाहिए। वो दोनों लड़ रहे थे। राधिया किचन से आकर बोली, चलो सब खाना खाते हैं। मीत ने दरी बिछाकर सबके पास छोटे छोटे टेबल रख दिए और सब जमीन पर बैठ गए और सब खाने लगे। अरमान की टेबल सबसे छोटी थी। कुछ देर में सब लोग सोने चले गए। 5 कमरों में से 3 कमरों में बेड था। राधिया, सानवी, मयूरी मीत के आने से पहले दूसरे कमरे में बेड पर सोते थे, पर जब वे सभी आते थे तब वो सभी एक कमरे में सोते थे जिसमें बेड नहीं था। वो सभी गद्दे को निकालकर पूरे कमरे में बिछा दी और सब एक साथ बैठ गए। अरमान तो पूरे गद्दे पर गोल गोल घूम रहा था। सबसे ज्यादा उसी को मजा आ रहा था। साइड में खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। दार्जिलिंग में बारिश कभी भी होती थी, इसलिए मौसम काफी ठंडा रहता था। राधिया एक लालटेन जलाकर लाई और खिड़की के पास रख दी, क्योंकि लाइट जा चुकी थी। वो सभी बैठकर पुरानी बातें कर रहे थे, इसलिए सब गोल राउंड में बैठे थे। अरमान बीच में जाकर मीत के पैरों पर अपना सिर रख दिया, तो मीत भी उसके बालों को सहलाने लगी। अरमान उन सब की बात सुन रहा था। वो बोला, मौसी, क्या आप सब साथ में एक स्कूल में पढ़ाई करते थे? तब सानवी बोली, नहीं, हम सब कॉलेज में मिले थे। पहले मैं, राधिया मौसी, मयूरी मौसी, मीत मौसी, हम सब हॉस्टल में मिले। उसके बाद तुम्हारी मम्मा हमें कॉलेज में मिली और हम सब पक्के वाले फ्रेंड बन गए। अरमान सानवी की बातें सुनते हुए ही सो गया। मीत बोली, लगता है अरमान आज बहुत थक गया है। मयूरी उन सबको लड़कों के बारे में बताना चाहती थी, पर उसने सबको देखते हुए शांत ही रहे। कुछ देर सब बात करके सो गए। यहाँ होटल में सब अपने अपने कमरे में चले गए। कबीर बेड पर लेटा तो था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो जब से मयूरी को देखा था, उसे बस वही लाल साड़ी में मयूरी दिख रही। कबीर ने सामने 5 साल पहले का नज़ारा घूम गया। कैसे मयूरी उसे टॉयलेट में मिली और पहली ही मुलाकात में उनके बीच किस हुई थी, और आज वो किसी और की हो चुकी थी। अब चाहकर भी वो उसे नहीं छू सकता। कबीर यही सब सोचते हुए कब सो गया उसे पता ही नहीं चला।
अगली सुबह कबीर, आरुष, विवेक, राज, तन्मय सोकर उठे तो उन्हें आज ऑफिस नहीं जाना था। वो सब वीडियो कॉल पर मीटिंग अटेंड की और आज वो सभी फिर से दार्जिलिंग घूमने निकले। यहाँ घर पर सानवी ने जल्दी से अरमान को तैयार किया और उसे स्कूल छोड़ने चली गई। सानवी ने अरमान को स्कूल छोड़ मॉल से सामान लेने गई। इसी मॉल में आरुष और बाकी सब भी आए थे, क्योंकि ये मॉल दार्जिलिंग का सबसे बड़ा मॉल था जिसे आरुष ने डिज़ाइन किया था और ये मॉल इत्र कंपनी के अंडर था। तन्मय, सानवी अनजान थे कि वो दोनों इस मॉल में है। यहाँ आरुष और बाकी सबके आने से मॉल का मैनेजर अंजन था। आरुष, विवेक, राज, तन्मय सभी अलग अलग दिशा में फैल गए। सानवी मॉल के टॉय शॉप में गई, वही तन्मय भी मॉल के टॉय शॉप में सब देख रहा था। वो दोनों सारे खिलौने देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक दोनों की टक्कर हो गई, जिससे दोनों ही जमीन पर गिर गए। सानवी तन्मय के ऊपर गिरी थी और उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। जब सानवी ने एक नज़र तन्मय को देखा तो तुरंत खड़ी हो गई और अपने बाल सही की। अब जाकर तन्मय ने सानवी को देखा, वो अभी भी जमीन पर गिरा था। वो बस एक टक सानवी को देख रहा था। जो सानवी पहले चश्मा लगाकर घूमती थी, अब सानवी के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। बाल जो पहले से और लंबे हो गए थे, जो कमर तक फैले हुए थे। शरीर पहले से और भी आकर्षक हो गया था। हल्के पिंक अनारकली सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अचानक पीछे से सल्स गर्ल की आवाज़ से तन्मय ख्याल से वापस आया और खड़ा हुआ। सानवी जल्दी से सल्स गर्ल की ओर मुड़ी। सल्स गर्ल ने उसे ग्रिट किया और बोली, मैम मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? तो सानवी बोली, जी मुझे अपने बेटे के लिए कार की और रोबोट की कलेक्शन देखनी है। सल्स गर्ल बोली, येस मैम, चलिए मेरे साथ। मयूरी जल्दी से सल्स गर्ल के साथ वहां से चली गई। उसने एक नज़र भी मुड़कर तन्मय को नहीं देखा। तन्मय ने जब सुना कि उसका एक बेटा भी है, उसे काफी गुस्सा आया। वो सानवी के पीछे गया और जाकर सानवी का हाथ पकड़ लिया। सानवी ने पीछे मुड़कर देखा तो तन्मय ने उसे पकड़ रखा। सानवी खुद को छुड़ाने लगी, पर तन्मय उसे खींचते हुए ट्रायल रूम में आया और सानवी को और खुद को उसमें बंद कर दिया। सानवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, ना खुशी के ना दुख के, जैसे उसे तन्मय से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की कहानी छोटी इसलिए है कि आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि रिलेटिव परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते। वो सभी बिन बुलाए बाराती बनकर घर पर धमक गए और चाय पानी पीते हुए शाम हो गई, इसलिए रात को लिख रही हूँ। एपिसोड 79। सानवी ने अपने लिए इतने सूखे भाव देख उसे बहुत दुख हुआ। तभी सानवी खुद को हमेशा तन्मय के पास महसूस करती थी। तन्मय बोला, क्यों सानवी, तुमने ऐसा क्यों किया? पर सानवी ने कुछ नहीं कहा, वो बस वहां से जाना चाहती थी। सानवी को जवाब ना देता देख तन्मय को गुस्सा आ रहा था। उसने सानवी की मजबूत बाहें कसके पकड़ी, जिससे सानवी को दर्द हो रहा था। तन्मय बोला, आखिर तुम भी उन बाकी लड़कियों जैसी थी, जिसने बाकियों की तरह बस मेरे रिच होने के फायदे से प्यार किया। सानवी ने गुस्से से तन्मय को देखा, वो सारा दर्द गायब हो गया था। सानवी बोली, क्या तुमने मेरे नाम अपनी प्रॉपर्टी कर दी है? और एक झटके से खुद को छुड़ा ली और बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। जहाँ तक रही तुम्हारे रिच होने की बात, मुझे तुम्हारे 1 रुपए से कोई लेना देना नहीं, और ना अब मेरा तुमसे कोई लेना देना है, क्योंकि मैं ये से इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना पसंद करूँगी, जिसे बस अपनी बात आगे रखना पसंद है। जब तुमने 5 साल पहले ही सब खत्म कर दिया था, तो मुझे यहाँ लाने का क्या मतलब है? इतना बोल सानवी दरवाजा खोल वहां से चली गई। तन्मय अभी खड़ा वही सोच रहा था। कुछ देर बाद तन्मय वहां से निकला। वो वहां मॉल के सेंटर में गया, जहां पर आरुष, विवेक, राज, कबीर मिलने वाले थे। वो सभी वहां मिले।
तन्मय को आज बस सानवी ही याद आ रही थी। वो सभी खड़े बात कर रहे थे। जब सानवी वहां साइड से निकल रही थी, सबने सानवी को देखा, पर सानवी ने उन सबको देखने के बाद में अनदेखा कर वहां से निकल गई। सब लोग तन्मय को देखने लगे। तन्मय ने सबको देख बोला, मैंने बात करने की कोशिश की पर उसने बोलने का मौका ही नहीं दिया। और उसने सेल्स गर्ल से ऐसा कहा कि उसका एक बेटा है जिसके लिए वो खिलौने लेने आई थी। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। तन्मय बिना किसी एक्सप्रेशन के बाहर आ गया। उसके पीछे बाकी सब भी आ गए। तन्मय जैसे कार के पास पहुंचा, सानवी वहां से स्कूटी लेकर जाते हुए दिखी। वो तब तक उसे देखता रहा जब तक वो वहां से चली नहीं गई। कुछ समय बाद वो सभी होटल पहुंचे। स्विमिंग पूल के पास बैठकर वो सभी शराब पी रहे थे। तन्मय पैक के ऊपर पैक लगा रहा था। आरुष ने काम के सिलसिले में रुचि को कॉल किया तो रुचि ने फोन पिक किया। वो भी इस वक्त रोरा ईवा के साथ बैठी शराब पी रही थी। जब रुचि का फोन बजा तो उसने वो फोन काटने के लिए प्रयास किया, जबकि फोन रिसीव हो चुका था। आरुष ने जैसे हेलो कहा, वैसे उसके कानों में ईवा की आवाज गई। ईवा नशे में बोली, हम सब कितने कमाल है ना। उस राध्या और उसके दोस्त को आरुष और बाकी सब से कैसे अलग कर दिया। बस 3 दिन में सबकी जिंदगी में आग लगा दी। रुचि बोली, वो तो है, ये से थोड़ी ना मैंने आरुष के साथ काम करने का फैसला किया। कितने पैसे खर्चे किए, कितने आदमियों को हायर किया उन सबको अलग करने के लिए, और मानना पड़ेगा इस सब में एलिना ने भी अपना दिमाग अच्छा चलाया। विवेक और आरुष की फैमिली का एक्सीडेंट करवा दिया और इतनी सच्चाई सबको फंसा दिया। बेचारी राध्या, उस पर तो मर्डर का चार्ज लगवाया। सब कुछ अच्छा चला, बस एक बार आरुष से शादी हो जाए, तब उसकी सारी दौलत भी मेरी हो जाएगी और मैं देश की नंबर 1 अमीरी इंसान में से एक रहूंगी। वो सभी जोर जोर से हंसने लगे। जब वो सभी बात कर रहे थे, तब आरुष ने फोन को स्पीकर पर कर दिया था, जिससे विवेक, राज, कबीर, तन्मय सब उनकी बातें सुन रहे थे। आरुष ने रिकॉर्डिंग कर ली थी। आरुष ने फोन काटा। विवेक गुस्से में बोला, मैं इस रुचि को अभी सबक सिखाता हूँ। तन्मय भी उसका साथ देते हुए बोला, मैं साथ हूँ, अभी अपने आदमियों को कॉल कर उसे हैंडल करने को बोलता हूँ। आरुष ने शांत भाव से कहा, अभी नहीं, जब तक हम यहाँ हैं। उन सबको चैन की जिंदगी जीने दो। जैसे उन चारों ने हमसे हमारा प्यार छीना है, वैसे उन सबकी जिंदगी छीनेंगे। आरुष बिल्कुल सही कह रहा है, राज ने कहा। आरुष बोला, मैं जानता हूँ, अब बहुत देर हो गई है, शायद सबने शादी कर ली है, पर एक बार अपने किए गए गलती पर माफ़ी मांगते हैं। कबीर ने एक फीकी मुस्कान देकर बोला, क्या हमारी हरकतों पर वो मुझे माफ़ करेगी? सब कुछ खत्म हो गया, मैं फिर से उसे अपनी लाइफ में नहीं ला सकता। कैसे भूल सकता हूँ? कितनी इंसल्ट की थी, हाथ तक उठा दिया था। किस मुंह से उससे माफ़ी मांगूंगा? मैं इतना लाचार हूँ कि अब उसके सामने जाकर माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं है। काश उस दिन भरोसा करता, आज मयूरी मेरे साथ होती। वो सभी गिल्ट में थे। तन्मय को याद था कैसे उसने सानवी के चेहरे पर वो चेक फेंका था। तो विवेक सोच रहा था, आस्था ने उसे सब भूलकर दूसरा मौका दिया था, अब आस्था उसे देखना भी पसंद नहीं करेगी। राज के मन में चल रहा था। मीत ने उसे रोकने की कोशिश की पर उसने उसकी एक बात नहीं सुनी थी। तो आरुष एक सामने वो समय घूमने लगा जब उसने उसे थप्पड़ मारा और उसे अकेला छोड़कर वहां से चला गया था। आज उन सब में से किसी को भी चैन नहीं था। वो सभी अपने अपने रूम नंबर में चले गए, पर किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। वही सानवी घर आई पर उसे अभी भी तन्मय की याद आ रही थी। कितनी मुश्किल से उसने खुद को संभाला था। वो तन्मय को शिकायत करना चाहती थी, उससे दूर रहने की, पर उसने अपने सारे जज्बात मार दिए।
सानवी नीचे आई, सबने खाना खाया और सोने चले गए। अगले दिन फैक्ट्री में काम होने की वजह से आरुष, विवेक, राज, कबीर, तन्मय सभी फैक्ट्री चले गए। आज का मौसम बादल वाला था। हर तरफ काले बादल छाए हुए थे, हवाएं तेज थी जिससे दार्जिलिंग के कई शहरों में लाइट कट चुकी थी। राध्या गर्मा गर्म पकोड़े छान रही थी और मीत चाय बना रही थी। सानवी सबके कपड़ों को घर के पीछे वाले आंगन में सुखा रही थी ताकि हवा से कपड़े सूख जाए। मयूरी अरमान के साथ वीडियो गेम खेल रही थी। वही आस्था स्कूल के पेपर तैयार कर रही थी। सब अपने काम करने में बिजी थे। कुछ देर में चाय पकौड़े तैयार हुए तो सभी घर के बाहर जो बरामदा था सब वहां बैठकर चाय नाश्ता करने लगे। अरमान को बारिश बहुत पसंद थी, पर अभी दोपहर का वक्त था इसलिए बारिश धीमी हो रही थी। वो सभी एक साथ बैठकर मस्ती कर रहे थे। न जाने कितनी देर तक वो सभी यूं ही बात करते रहे। रात का वक्त, मौसम पूरी तरह बिगड़ चुका था। पेड़ गिरने की वजह सभी को दूसरा रास्ता लेकर घर जाना पड़ रहा था। इसमें फेस हुए थे राज, विवेक, आरुष, कबीर, तन्मय। वो सभी 1 घंटे से फंसे हुए थे, इसलिए विवेक ने गाड़ी कस्बे की ओर से ले ली। पर उन सब की किस्मत खराब या तेज थी। गाड़ी कस्बे के पास पहुंचकर खराब हो गई। वो आरुष ने फ़ोन ट्राई किया पर फ़ोन नेटवर्क के बाहर बता रहा था। वो सभी लगभग कई देर तक कार में बैठे रहे और सुबह से उन सब ने कुछ नहीं खाया था और कहीं से कोई सहारा ना मिलता देख उन्हें सामने एक घर दिखाई दिया जहां लाइट नहीं थी, इसलिए लालटेन की रोशनी दिख रही थी। राज बोला, उस घर से मदद लेते हैं। वैसे भी कार में सुबह तक एडजस्ट करना मुश्किल है। उसकी बात सभी को सही लगी, पर सभी किसी अनजान से मदद लेने में हिचकिचा रहे थे। राज बोला, कोई नहीं, हेल्प लेते हैं और कल उसके बदले उन्हें पैसे दे देंगे। सब उसकी बात पर अग्री हो गए। जल्दी ही वो सभी गेट से अंदर गए तो वहाँ कई तरह के फूल थे। फिर वो सभी आगे निकलकर दरवाजे के पास पहुँचे। आरुष ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला जिसे देख सब शोक में थे। सामने मीत खड़ी थी, हाथों में लालटेन लिए। जितने शोक वो सभी थे उतनी ही शोक मीत भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सभी यहाँ क्या कर रहे हैं। वही जब राज ने मीत को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। वो सब कुछ भूलकर आगे बढ़ा था, पर वही उसका हाथ तन्मय ने पकड़ लिया और उसे खुद पर काबू रखने को कहा। वो सभी कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या बोले। वही हाल मीत का भी था। मीत कुछ बोलती उससे पहले पीछे से आवाज आई, मीत कितनी देर से दरवाजा खुला हुआ है, कोई भूत तो नहीं देख लिया। ये सानवी थी। सानवी बोलते हुए दरवाजे के पास आई। उसने भी दरवाजे के बाहर खड़े सभी लड़कों को देखा, पर सानवी ने खुद को संभाला और एक अनजान बनते हुए पूछी, आप सबको कुछ चाहिए? सानवी का यूं अनजाना व्यवहार सभी को अच्छा नहीं लगा। आरुष बोला, वो हमारी कार खराब हो गई थी, इसलिए हेल्प चाहिए। सानवी और मीत ने एक दूसरे को देखा और सानवी बोली, ठीक है, आप सब आ सकते हैं। सानवी और मीत साइड हो गए। एपिसोड 80। मीत और सानवी बगल हो गए। आरुष और बाकी सब अंदर आ गए। वो सभी ध्यान से घर की देख रहे थे, जो छोटा पर अच्छा था। हर जगह लालटेन की रोशनी थी। आरुष, विवेक, राज, कबीर, तन्मय सबके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मीत बोली, आप सब 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। सानवी वही खड़ी रही। मीत अंदर जाकर सभी को बता दी, जिससे उन सभी को अजीब लगा, पर वो सभी मौसम देखते हुए मान गए। मीत आकर बोली, सानवी तुम इन्हें कमरा दिखा दो। तो सानवी उन सबको लेकर कमरे में चली। सानवी बाहर आकर बोली, यहाँ तो बॉयज के कपड़े नहीं है आस्था, वो कुछ कुर्ते हैं। एक काम करो, तुम उसे दे आओ। वही अरमान और राध्या अनजान थे। उन दोनों को नहीं पता था कि
घर में कुछ लोग आए हैं। सानवी जाकर उन सब को कुर्ते दे आई। तन्मय सानवी को देख रहा था पर सानवी एक बार भी तन्मय को नहीं देखी। वो वहां से चली गई। उन सभी ने कपड़े चेंज किए। वो सभी कंफ्यूज थे कि ये सभी यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वही आस्था को डर था कि कहीं विवेक को अरमान के बारे में पता ना चल जाए। पर वो मन में बोली, ये मेरा बच्चा है, मैंने इसे अकेले पाला है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विवेक क्या सोचेगा। उसने ही मुझे अपने लाइफ से दूर किया था। अब मैं और अरमान अपनी लाइफ में खुश हैं। तो वही मयूरी आकर बोली, आस्था क्या उन लोगों को खाना खाने बुला दे। तो आस्था बोली, जब तक वो सभी यहाँ हैं मेहमान की तरह है, तुम उन्हें बुला लाओ। मयूरी वहां से चली गई। वो लड़कों के कमरे में जाकर नोक की तो कबीर ने दरवाजा खोला। मयूरी की तो एक बार कबीर को देख धड़कन बढ़ गई, पर उसने खुद को शांत किया और बोली, वो खाना तैयार है, आप सभी चलकर खा लीजिए। लड़कियों का यूं अजनबी वाला बर्ताव उन सब में से किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है, पर वो सब अपनी गलती जानते थे। सब लोग मयूरी के पीछे चले गए। आस्था मीत किचन में थे। सानवी ने सबके लिए चटाई बिछाई और टेबल रख दिया। आरुष, विवेक, राज, कबीर, तन्मय सभी के लिए नीचे बैठकर खाना नया था, पर वो सभी नीचे बैठ गए। आस्था, मीत, मयूरी, सानवी ने उन सब को खाना परोसा। यहाँ जब विवेक ने आस्था को देखा तो बस देखता रह गया। पहले आस्था काफी मोटी हो गई थी, पर वो अब बिल्कुल स्लिम हो गई थी। हल्की रोशनी में भी विवेक आस्था की सुंदरता देख पा रहा था, पर आस्था ने बस खाना परोसा और वहां से दूर हो गई। वही आरुष की नज़र चारों ओर घूम रही थी, क्योंकि उसने अब तक राध्या को नहीं देखा था। वो छुप छुप कर पूरे घर में देख रहा था, पर राध्या उसे कहीं नहीं दिखी। फिर पायल की आवाज़ सीढ़ियों से आते हुए सुनाई दी। सबने उस तरफ देखा तो सामने से राध्या आ रही थी और उसके पीछे अरमान राध्या का दुपट्टा पकड़े आ रहा था। राध्या अरमान को किसी का ध्यान नहीं था, दोनों अपने में बिजी थे। अरमान अपने गाल फूलाकर बोलता है, मौसी प्लीज ना, मुझे पिज्जा खाना है, प्लीज बना दो। वही राध्या बोलते हुए आगे बढ़ रही थी, बिल्कुल नहीं, ये खाना खाने का वक्त है, आज नहीं कल मैं आपके लिए पिज़्ज़ा बना दूंगी। नो नो मौसी, मुझे अभी खाना है। दोनों को किसी का ध्यान नहीं था। वही इतने सालों बाद आरुष ने राध्या को देखा था। आज उसकी आंखों में चमक आ गई। तो वही विवेक ने जब उस बच्चे को देखा तो उसे अपने जैसी फीलिंग आई। तो बाकी सब परेशान थे। राध्या अचानक रुकी, उसने आरुष और बाकी सब को देखा तो शौक हो गई। उसने बस एक नज़र आरुष को देखा, फिर उसने आस्था, मीत, मयूरी, सानवी को देखा। सानवी जल्दी से आगे आई और राध्या का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, राध्या मैं तुम्हें समझाती हूँ। अरमान आस्था के पास आकर खड़ा हो गया। मम्मा मुझे पिज्ज़ा खाना है। वही अरमान के मुंह से मम्मा सुन विवेक खाते हुए रुक गया। आस्था अरमान के गाल खींचते हुए बोली, आज नहीं कल। राध्या मौसी ने कहा कि वो कल तुम्हारे लिए पिज्ज़ा बना देंगी। अरमान ने मुंह बना लिया। मयूरी उसे देख हंसने लगी। अरमान मुंह फुलाकर गुस्सा होते हुए बोला, आप बहुत गंदी हो। तो मयूरी बोली, अच्छा हमें खुद की तरह समझा हुआ है, हम रोज नहाते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं हर वक्त पिज्ज़ा नूडल्स के लिए गुब्बारे जैसा मुंह बनाते हैं। मैं नहीं सोता, आप सोती हो। मीत बोली, उसे रोता कहते हैं, सोता नहीं। अरमान बोलता है, ठीक है, मुझे भी भूख लगी है, खाना दो। फिर वो उस तरफ देखता है जहाँ सारे लड़के बैठे थे। अरमान बोलता है, अंकल आप यहाँ। अरमान खुश होते हुए बोलता है और जाकर विवेक के सामने खड़ा हो जाता है। आस्था कंफ्यूज होते हुए बोलती है, बेटा आप इन अंकल से मिल चुके हो,
तो अरमान आस्था की ओर देखते हुए बोला, हाँ मम्मा, उस दिन पहाड़ पर मैं इन अंकल से टकरा गया था और फिर इन्होंने मेरे कपड़े साफ किए थे। विवेक खुश होते हुए अरमान को अपने गोद में बैठा लेता है और बोलता है, चलो आपको मैं याद हूँ, मैं आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ, अगर आपकी मम्मा को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। इतना बोल वो आस्था की ओर देखता है तो आस्था वहां से चली जाती हैं। आरुष, विवेक, राज, कबीर, तन्मय सब समझ जाते हैं कि लड़कियों ने अभी शादी नहीं की है, इसका मतलब अभी उनके पास वक्त है उन्हें मानने का। पर विवेक अरमान के बारे में सोचता है कि अरमान किसका बेटा है। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 250 है। जैसे ही 250 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।